हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लेके आए हैं अपना फोर्थ मॉक जो कि 66 पीटी के लिए है। इसमें हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हर साल हिस्ट्री के 35 टू 40 क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। तो आइए आप लोग इसे अटेम्प्ट करिए और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स करिए। आइए शुरू करते हैं। हु स्टार्ट एकता सिस्टम अगेन। हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें पूछा एकता सिस्टम अगेन किसने शुरू किया। देखिए, सबसे पहले एकता सिस्टम लाए थे इल्तुतमिश। ये बेसिकली एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप था या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, जिसमें जो पूरे अंपायर को जो है वो इक्ताज में डिवाइड कर देते थे। तो इल्तुतमिश ने अपने पूरे अंपायर को 11 इक्ताज में डिवाइड कर दिया था। देखिए, इक्ता दो तरह के भी थे। बाद में इक्ता जो हो गया स्मॉल इक्ताज एंड लार्ज इक्ताज। तो स्मॉल इक्ता वालों को खुद्स या मुअज्जम मुकद्दम खुद्स या मुकद्दम बोलते थे, है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, खुद्स और मुकद्दम क्या है। तो बेसिकली जिम्मेदार टाइप का छोटा स्मॉल इक्ताज। तो इल्तुतमिश ने जब इसे लॉन्च किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रिफॉर्म्स में इक्ता सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। और इसने सारी जितने भी इक्तादार थे, इक्तेदार, उनकी लैंड लेकर के इसने क्या कर दिया, सेंट्रल कंट्रोल में ले आया, है ना। तो इक्ता सिस्टम को एबॉलिश कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु स्टार्टेड अगेन। तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता सिस्टम को दोबारा लाया और इसने हेरिडिटरी बना दिया, मतलब वंशानुगत भी इसने इक्ता सिस्टम को बना दिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू होम देवपाल डोनेटेड 5 विलेजेस टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहार इन नालंदा। तो देवपाल जी ने कौन से राजा को 5 विलेज दिए थे ताकि वो बुद्धिस्ट विहार बना सके नालंदा में। तो इसका आंसर होगा बालपुत्र देव। बालपुत्र देव जो थे वो श्री विजय एम्पायर के, यानी कि जिसे शैलेंद्र किंग बोलते हैं, शैलेंद्र किंग। वो कहाँ के थे? शैलेंद्र किंग जावा एंड सुमात्रा, है ना, इंडोनेशिया के। उन्हें जो बालपुत्र देव थे उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा था, देवपाल, जो कि पाला रूलर है 9th सेंचुरी के। उनको भेजा था और इनसे मांगा था कि हमें आप 5 विलेज दे दिए, हम वहाँ पे बुद्धिस्ट विहार बनाना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है कि पाल रूलर्स का इनसे भी कॉन्टैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग्स वर इन्वॉल्व इन इंटरिम गवर्नमेंट। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट पहले तो मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जब बाद में पार्टिसिपेट किया तो 5 मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के जो कि गवर्नमेंट में शामिल हुए थे। वो कौन कौन से थे आप नाम जान लीजिए, उनके पास क्या क्या पोर्टफोलियो था। तो आई चुनरीगढ़, ये थे कॉमर्स मिनिस्टर, सी चुनरीगढ़ कॉमर्स। इसके अलावा लियाकत अली खान, इन्होंने लिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री। फिर आपको जो थर्ड मेंबर थे गजनफर अली खान, इन्होंने लिया था हेल्थ मंत्रालय। इसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल, ये लिया था लॉ मिनिस्ट्री। ये सारे मुस्लिम लीग के चारों। और ये पांचवे थे अब्दुल रब निस्तार, इन्होंने लिया था रेल एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए, जो मेन पोर्टफोलियो जैसे फाइनेंस हो गया, कॉमर्स हो गया, हेल्थ हो गया, ये मुस्लिम लीग के लोगों के पास था, इसलिए जो है गवर्नमेंट ढंग से चल नहीं पा रही थी कांग्रेस की। अब आते हैं तो उन मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स थे इंटरिम गवर्नमेंट में, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ मास्टरली एक्टिविटी वो किससे रिलेटेड थी। तो बेसिकली जो मास्टरली एक्टिविटी थी वो थे लॉर्ड लॉरेंस। लॉरेंस ने शुरू की थी। और ये लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल था 1864 से लेकर के 69 तक। और ये था बेसिकली अफगानिस्तान के खिलाफ। देखिए, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी वो 1839 से 42 में हुई थी। 1839 से 42, इसमें ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इसी वजह से इन्होंने मास्टरली इनएक्टिविटी, मतलब उसको अपने हाल पे छोड़ने वाली बात कही थी। किसने? लॉर्ड लॉरेंस ने। अब अफगानिस्तान की बात चली रही है तो हम देख लेते हैं सेकंड एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ। वो हुआ 1878 से 80 तक। और जो थर्ड एंग्लो, टोटल 3 एंग्लो अफगान वॉर हुई हैं। फर्स्ट सेकंड एंड जो थर्ड थी वो 1919 में, और 1920 में अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट किंगडम बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट प्रोपोगेटेड हिज होम रूल लीग मूवमेंट हर होम रूल लीग मूवमेंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। देखिए, एनी बेसेंट जी का न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया और इवन कॉमनवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन, यानी ई। और एक यंग इंडिया भी था। यंग इंडिया जो है वो हमारे महात्मा गांधी जी का न्यूज़पेपर था। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर न्यू इंडिया की बात होगी तो एनी बेसेंट, और यंग इंडिया की बात करेंगे तो गांधी जी। अब यहाँ लीडर है, तो लीडर जो अखबार था वो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था और मदन मोहन मालवीय जी ने शुरुआत की थी। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट है वो मोतीलाल नेहरू जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उनका अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे वो इंडियन प्रोड्यूसर्स, आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन को एक एडवांस लोन देते थे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता था? तो इस प्रैक्टिस को बोला जाता था ददनी। देखिए, तकावी भी ऐसा ही था, लोन, एडवांस लोन देता था मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? फार्मर्स को। जजमानी सिस्टम हो गया जो गांव देहात में हम लोग देखते हैं ना, सोशो इकोनॉमिक अरेंजमेंट, जिसमें रेसिप्रोसिटी होती थी, मतलब डिफरेंट फैमिलीज ऑफ डिफरेंट कास्ट। जैसे मान लीजिए बार्बर है, तो वो खानदानी बार्बर होता था। वो उस खानदान का एक जो पेट्रॉन फैमिली होगी, उसके सबका खानदान, इन्हीं के पुत्र पुत्रियाँ जो भी हैं वो लोग इस खानदान का बार्बर वाला काम करेंगे। जैसे पंडित जी हो गए तो उनके जजमान हो गए, तो एक सेम पंडित जी से पूरा खानदान पूजा करवाएगा। इस टाइप का जजमानी सिस्टम होता था। तो इसका आंसर हो गया आपका ददनी। ददनी जो था ब्रिटिश ट्रेडर मनी देते थे। और तकावी जो है एग्रीकल्चर के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसको किसने फाउंड किया था? देखिए, इसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, कांग्रेस पे प्रेशर डालने के लिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग फॉर्म की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन, यानी ई। ई जो ऑप्शन है काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द सिस्टम ऑफ डियार्की? डियार्की का ओरिजिन किसे माना जाता है ओरिजिनेटर? तो डियार्की का ओरिजिनेटर माना जाता है आपका लायनल कर्टिस। लायनल कर्टिस, CURTIS। इसमें आंसर ऑप्शन होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इनकी राइटिंग से ही कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन भी, इसमें इनका भी योगदान था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो बना था उसमें। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है? तो इट वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, तो सही बात है। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ये भी सही बात है। इट्स एक्सपेंशन वॉज मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये भी सही बात है। इट बिलोंग्स टू प्री हिस्टोरिक एरा, नहीं, ये क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। मुस्लिम लीग ने किस दिन जो है लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया था? हमें पता है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी 1937 में प्रोविंसेस में, और 1939 में जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ, तो कांग्रेस की मिनिस्ट्री से पूछा नहीं गया और ब्रिटेन ने इंडिया को भी पार्टी टू द वॉर बना दिया। तो इस वजह से कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ने 1939 में अपना सारा हर जगह से रेजिग्नेशन दे दिया। तो इसी दिन को इन्होंने सेलिब्रेट किया है, तो ये 1922 दिसंबर 1939 आंसर होगा। मुगल पीरियड में मदद माश क्या होता था? मुगल पीरियड में व्हाट वाज मदद माश? तो मदद माश जो है वो कुछ लैंड्स जो होती थी स्कॉलर्स को, रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह को दी जाती थी, उसी को मदद माश कहते थे। अनवर ए सुहेली, ये किसका पर्शियन ट्रांसलेशन है? तो अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का पर्शियन ट्रांसलेशन है। पंचतंत्र लिखा था किसने? विष्णु शर्मा ने। और अनवर ए सुहेली किसका है? वो हुसैन अली वैज़ी अल कशिफ, हुसैन अली वैज़ी अल कशिफ। ये बेसिकली माना जाता है कि अकबर के टाइम उन्होंने ट्रांसलेशन करवाया था, अकबर ने, पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन था? देखिए, ब्रह्मो समाज बना 1828 में। इसके बाद जब केशव चंद्र सेन जी आ गए, तो ब्रह्मो समाज में इन्होंने और भी सारे रिलीजन की चीज़ें डालनी शुरू की। तो इस वजह से केशव चंद्र सेन 1866 में ब्रह्मो समाज से अलग हो जाते हैं और बना देते हैं इंडियन ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। 1866 में ये अलग हो जाते हैं। लेकिन बाद में जो है केशव चंद्र सेन जी के फॉलोवर उनसे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ही बिटिया का विवाह एक बूढ़े आदमी से कर देते हैं लालच में। तो इसका ब्रह्मो समाज का फर्दर डिवीज़न होता है 1878 में। 1878 में ब्रह्मो समाज का फर्दर डिवीज़न हो जाएगा और उसे बोला जाएगा साधारण ब्रह्मो समाज। देखिए, इंडियन ब्रह्मो समाज, इंडियन ब्रह्मो समाज और साधारण ब्रह्मो समाज। चौरी चौरा इंसिडेंट कब होता है? देखिए, चौरी चौरा एक जगह है, कहाँ पर? गोरखपुर में, गोरखपुर में यानी यूपी में। तो उस दिन ऐसा होता है कि ये 4 फरवरी 1922 की डेट है, जब लोग अपना जो नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट के दौरान अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस ने वहाँ पे ओपन फायर कर दिया था। इस बात से नाराज़ होकर के चौरी चौरा में एक थाने को पूरा भीड़ ने जला दिया था। तो जब भीड़ ने पूरा जला दिया तो उसमें 21 पुलिसमैन जिंदा जल के मर गए थे। इसी बात से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 में NCM को वापस ले लिया था, नॉन असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था।
1916 में किसने एक प्रपोजल दिया था प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर? तो इसका आंसर होगा ब्रज किशोर प्रसाद। देखिए राजकुमार शुक्ला जी भी गए थे यहाँ पे, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के फार्मर्स के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले ब्रज किशोर प्रसाद जी ने एक प्रस्ताव रख दिया था जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को बता रहा था कांग्रेस की मीटिंग में। अच्छा, कौन सा रूलर था जिसको कोरोनेशन बिहार में हुआ था 1713 में? 1713 से आपको याद आएगा कि ये फर्रुख सियर हैं। इनका क्या नाम, दूसरा नाम क्या है जिसके नाम बहुत पॉपुलर नाम है, घृणित का है, आप कमेंट करके बताएं। जैसे जहानार शाह का क्या नाम है, मोहम्मद शाह का क्या नाम है, बहादुर शाह का क्या नाम है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ? देखिए 1902 में रेली कमीशन बनाया गया था एजुकेशन के लिए, और ये किसके टाइम था? कर्जन के समय की बात हो रही है। तो उसी की रिकमेंडेशन के ऊपर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। रिंग फेंस पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? देखिए रिंग फेंस पॉलिसी बेसिकली जो है, मान लीजिए क्योंकि उस टाइम जो था ब्रिटिश एम्पायर अपने इन्फेंसी में था और इसे अपने चारों तरफ जो है मजबूत, मतलब वो चाहिए था, प्रोटेक्शन चाहिए था अपने आप को बचाने के लिए। तो रिंग फेंस पॉलिसी थी वॉरेन हेस्टिंग की, वो अपने चारों तरफ एक घेरा बना ले सुरक्षा का। किस बुक में रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ संघ ऑफ बुद्धिज्म मैंशनड हैं? देखिए 3 पीटक हैं, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। तो सुत्त में जो है मेजर सेइंग वगैरह हो गई है ना, विनय पीटक में जो है वो ऑर्डर्स हो गए, और अभिधम्म पीटक में फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन हो गया बुद्धिज्म का। जो विनय पीटक है उसने लिखा है उपाली ने, सुत्त पीटक लिखा है आनंद ने, और अभिधम्म पीटक लिखा है किसने? मोगली पुत्र तिष्य। ये आपने जो थर्ड जो काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट जिसमें अशोक थे, उसमें मूलीपुत्र तिष्य भी थे। 2 स्टेटमेंट हमें देखना है क्या उसमें कौन सा करेक्ट है। बुद्धा गेव फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ, जहाँ बिल्कुल सही बात है। महावीर स्वामी गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट राजगृह, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अच्छा, मैगस्थनीज के अकॉर्डिंग इंडियन सोसाइटी जो थी मौर्य काल में, वो कितने डिवीज़न थे उसमें? तो उसके 7 डिवीज़न थे। एक था जो वाइस मैन, ब्राह्मण, है ना, फिर हो गया आपका फार्मर यानी कृषाण, उसके बाद हो गया हर्ट्समैन, हर्ट्समैन यानी कि जो शिकारी हो गए, इसके अलावा 3, चौथा हो गया आपका आर्टिशियन, पांचवा हो गया आपका शोल्जर, छठा हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसके अलावा एक और कैटेगरी थी, वो थी आपकी ओवरलुकर की, ओवरलुकर यानी जो निरीक्षक होते हैं वो हो गए। तो ये 7 कैटेगरी बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वाइसमैन हो गया, फार्मर, हर्ट्समैन, आर्टिशियन, शोल्जर, ओवरलुकर और गवर्नमेंट ऑफिशियल। अच्छा, किस दिल्ली सल्तनत का पीरियड सबसे ज़्यादा था? तो इसमें देखिए बहलोल लोदी का सबसे ज़्यादा था, सेकंड नंबर पे आपके आ जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। किस किंग को शाह बेकबर कहते थे? तो ये जो बहादुर शाह फर्स्ट थे, ये औरंगजेब के जस्ट बाद औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र थे। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो ये बहादुर शाह किंग बनते हैं। इनके टाइम बहुत सारे रिवॉल्ट होते हैं, राजपूतों का रिवॉल्ट होता है, बंदा बहादुर सिख उनका भी रिवॉल्ट होता है, इसलिए इन्हें शाह बेकबर भी कहते थे। इनका बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए इनका रूल रहा, 5-6 साल। लॉर्ड कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को किसने औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपैरिजन किया था? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था ऐसा, क्योंकि औरंगजेब का भी जो शासन था वो बहुत ही क्रूर था, और कर्जन का शासन के ही क्या कहने। अच्छा, कैबिनेट मिशन जब इंडिया आया तो उस टाइम इंडिया का वाइसरॉय कौन था? देखिए 1946 की बात है, कैबिनेट मिशन, तो उस टाइम हमारे यहाँ वॉवेल थे जो कि 1943 से लेकर के 47 तक रहे हैं, और 47 में अपने लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन किस किस चीज़ का डिफरेंस है? अर्बन लाइफ, यूज़ ऑफ आयरन, यूज़ ऑफ स्क्रिप्ट, यूज़ ऑफ पोइट्री, तो इसमें मोर देन 1 हो जाएगा। अच्छा, गुप्ता पीरियड्स के टाइम कौन कौन सी केव पेंटिंग थी? देखिए 2 इंपॉर्टेंट पेंटिंग है गुप्ता पीरियड्स की, वो है बाघ और अजंता। तो ये आप नोट लीजिए, काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल दी थी, जो कि मतलब
कांग्रेस के ओरिजिन की बात करती है। तो इसका आंसर था लाला लाजपत राय। इन्होंने ही सबसे पहले थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल दी थी कि कांग्रेस का उदय जो हुआ है वो वो बेसिकली एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। फॉर मॉडरेट लीडर्स वो सेफ्टी वॉल का काम कर रहे हैं। जानबूझ के अंग्रेज़ों ने ही कांग्रेस को डेवलप किया है ताकि उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है उसको एक तरह से सेफ्टी वॉल मिल सके और अचानक से वो प्रोटेस्ट ना हो जाए 1857 की तरह, रिवॉल्ट ना हो जाए। किस वॉइसरॉय ने पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट स्टार्ट की थी? देखिए जो पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन है वो आपका लगभग 40 से 45 साल चला, 1813 ऑनवर्ड्स से 1857 तक चला। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सबऑर्डिनेट बनाते चले। तो ये शुरुआत हुई थी आपकी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। किसने अपनी एडवोकेट जनरल की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था क्विट इंडियन मूवमेंट के दौरान? ये बीपीएससी में क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर है बलदेव सहाय। बलदेव सहाय जी ने, जो कि उस टाइम एडवोकेट जनरल थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और 30 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स आए। थैंक यू।